Hello everyone. So today we are going to discuss chapter 1 of geography of class 10, that is resources and development. Okay? So let's discuss it. Before starting the chapter, I want to tell you that I scored 99 marks in SST in class 10th and 98.4% in class 10th and 96.4% in class 12th. So let's start it. So in this video we will cover whole NCERT in one shot. Okay, so let's start. Everything available in environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. कोई भी चीज़ जो हमारे environment में दे रखी है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, प्रोवाइडेड उसकी कुछ कंडीशंस है कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको एसेस कर सकें, पा सकें, इकोनॉमिकली हम मतलब उसको इस चीज़ के लिए इतने सामर्थ्य हों कि हम उसे ख़रीद सकें और कल्चरली एक्सेप्ट कर सकें. हमारा जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की थिंग्स की जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. उसमें उसकी क्या एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है. किसके बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में. कैसे? ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ. किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू. और क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए. आपको लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर का? जो लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं नहीं, वो फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर का. रिसोर्सेज एक फंक्शंस है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. ह्यूमन बीइंग्स जो है वो देमसेल्व्स खुद से एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का. ह्यूमन बीइंग खुद भी वो ट्रांसफॉर्म करते हैं जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में उसको रिसोर्सेज में और फिर उसको यूज़ करते हैं. तो रिसोर्सेज किस किस तरीके से क्लासीफाई किए गए? सबसे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब ये कितना चलेंगे, इसके बेसिस पे दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, अगेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब कौन उसको ओन करता है. इसके बेसिस पे चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. और फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल. डेवलपमेंट की स्टेटस के बेसिस पे जो है रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तीन, दैट इज़ पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम ये रिसोर्सेज का ये जो है ये देख लेते हैं. जो क्लासिफिकेशन दे रखी है, पहला नेचुरल और दूसरा ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज में आता है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कॉन्टीन्यूस रहती है फ्लो में. ठीक है, जैसे कि विंड. और दूसरा वाटर. वाटर कभी ख़त्म नहीं होता. ऊपर पानी नीचे गिरता है ज़मीन में, फिर ज़मीन से बन के दोबारा ऊपर चला जाता है, ऐसे रहता है. ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन में जैसे कि फॉरेस्ट आ गई, वाइल्ड लाइफ में जानवर वगैरह आ गई. नॉन रिन्यूएबल में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं और कुछ ऐसे जो नॉन रिसाइकेबल होते हैं. अब रिसाइकेबल जैसे कि मेटल और नॉन रिसाइकेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स. ह्यूमंस में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी और क्वालिटी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले ओरिजिन, कहाँ से उसकी ओरिजिन है उसके बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं हम किससे? बायोस्फीयर से, मतलब अर्थ से, और जिसमें क्या होती है? लाइफ होती है. जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए जिनमें लाइफ है, फ्लोरा और फ्योना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक्स, इन सभी में क्या है? लाइफ होती है. उसके बाद आता है अबायोटिक रिसोर्सेज. वो सभी थिंग्स जो कंपोज होती है नॉन लिविंग थिंग्स से. ठीक है, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, सभी. ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कि ये कितने टाइम तक चलेंगे, इनकी एग्जॉस्टिबिलिटी है कि कब तक ये एग्जिस्ट करेंगे. तो सबसे पहला है इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दोबारा बना सकते हैं. किसके थ्रू? फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू. उनको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर और विंड एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं.
और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं और किसमें कॉन्टीन्यूस और फ्लो में। उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। ये जो है वो बहुत लंबी जियोलॉजिकल टाइम में से है, ठीक है। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसका एग्जांपल है, ठीक। ऐसे रिसोर्सेज का, ये रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्या बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्मेशन में। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो क्या होते हैं, रिसाइकेबल होते हैं। और कुछ जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो कि नॉन रिसाइकल्ड होते हैं, जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। और वो क्या होते हैं, वो अपने यूज़ के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम दोबारा रीन्यू या रिसाइकल नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज जो प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल से ओन किए जाए, कोई इंडिविजुअल उसका ओनर हो, ठीक है। बहुत सारे फार्म ओन लैंड होते हैं, आपके घर में भी होंगी, बहुत सारी खेती होगी आपकी, फार्मर्स ओन करते हैं खुद की लैंड, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। आप उन्हें पे करो, आपको लैंड मिल जाएगी। विलेजेस में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुद की लैंड ओनरशिप होती है, बट बहुत सारे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल जो है वो क्या ओन करते हैं, बहुत सारे लोग प्लॉट ओन करते हैं, हाउसेस ओन करते हैं, अदर प्रॉपर्टी ओन करते हैं। प्लांटेशन, पेस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वेल्स, ये वाटर इन वेल, ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल्स है किसका, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, ठीक। अब आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो एसेसिबल होती है सभी को, किसके थ्रू, मेंबर ऑफ एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि वो एक कम्युनिटी का मेंबर है। जैसे कि विलेज में कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड है, ब्यूरियल ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, उसका पब्लिक पार्क्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, इसका सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विलेज में जैसे कोई पॉन्ड है, विलेज पॉन्ड है, उसका पूरा गाँव यूज़ करेगा। अब सिटी में कोई पार्क है, प्लेग्राउंड है अर्बन एरिया में, तो उसका सभी लोग यूज़ करेंगे, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इसका यूज़ कर सकती है। दूसरा आता है क्या, नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं नेशन को, ठीक है, वो सभी नेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो कंट्री के पास हैज़ लीगल पावर्स होती है कि वो एक्वायर कर सकती है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। मतलब ज़्यादा पब्लिक गुड के लिए, हमारे कल्याण के लिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है, ये गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी होती है। आपने देखा होगा कि रोड, कैनल, रेलवे जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है फील्ड्स पर, ओन बाई सम इंडिविजुअल्स, जिसके बदले लोग गवर्नमेंट जो है उन्हें पे कर देती है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाई गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। कौन एक्वायर करता है लैंड को, किसके पास पावर है लैंड को एक्वायर करने की, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है उसके पास पावर होती है, और ये पावर दी किसने, गवर्नमेंट ने दी है। उसके बाद आ जाओ, सभी जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है। और पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब इंडिया का जो मैप है उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू नीचे तमिलनाडु तक, और इधर राजस्थान और गुजरात से लेके किधर, इधर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। यहाँ तक पूरी की पूरी जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्री है वो, और ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22 किलोमीटर तक फ्रॉम दी कोस्ट, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर, उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। इन सभी ये सारे रिसोर्सेज जो हैं किस में आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत सारे जो रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे कि ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द अकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ओशियनिक एरिया 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इससे दूर जो होता है वो ओपन ओशियन होता है, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है यूटिलाइज कर सकती है इसको, कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती है इसको विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्जी के बगैर, ठीक है।
अब आता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि उनका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। तो ये भी 4 तरीके के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन इनका फुली यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ होता है। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसके डेवलपमेंट का, विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट का, लेकिन दीज हैव बीन नॉट फुली डेवलप प्रॉपरली, लेकिन ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। तो ये किस में आएंगे, इनमें पोटेंशियल तो है पर ये डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गए। फिर आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो सर्वे किए गए हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिटरमाइन की जाती है फॉर यूटिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, वो रिसोर्सेज जो कि सर्वे किए गए हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का सर्वे किया गया है, वो हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब कि वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है किस पे, टेक्नोलॉजी पे, और दूसरा लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कि वो कितने फिजिबल हैं, मतलब कितने अफोर्डेबल हैं। थर्ड आता है स्टॉक, मटेरियल्स एनवायरनमेंट में जिनके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, वो स्टॉक्स में आते हैं। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस का, H2O बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका यूज़ किया जा सकता है किसके एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर। ठीक है, लेकिन वी डोंट हैव रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पस, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम इसको यूज़ कैसे करें। ठीक है, हमें पता ही नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको अलग करने की, वाटर को निकालने की H2O से, हैंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, तो इसको स्टॉक एज ए स्टॉक यूज़ किया जाता है। रिजर्व क्या है, एक सबसेट है स्टॉक का। ठीक है, विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, जिसको मतलब अब स्टॉक क्या था, हमें पता ही नहीं है उसका यूज़ कैसे करना है, हमारे पास है तो वो चीज़ लेकिन हमें पता नहीं है उसका यूज़ कैसे करना है। अब रिजर्व्स क्या है, हम जानते हैं उसका यूज़ कैसे करना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको निकालने की, अपने यूज़ में लेने की, पर हमने अभी तक उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया, हमने उसको एज अ रिज़र्व रखा है आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। जैसे कि रिजर्व वाटर जिसका यूज़ किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन प्रेजेंटली इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट पर हो रहा है। तो जो वाटर है डैम्स में, फॉरेस्ट में, वो एक रिज़र्व है जो कि फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एक बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए भी। ये भी बिलीव किया जाता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर का। एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन बींग्स जो है उसको यूज़ करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, बहुत ही गलत तरीके से, और इससे क्या हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम, डिप्लीशन हुआ है, रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, किसकी वजह से, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड की वजह से, उनके लालच की वजह से। सेकेंड, जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, कुछ जो रिचर पीपल है उनके हाथ में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, इससे जो है सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, वो जिनके पास बहुत कुछ है हैव्स, और कुछ वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि रिच और पुअर। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का, उससे क्या है, वो लीड किया, उससे क्या हुआ है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी ग्लोबल इश्यूज़ हो गए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का, वो बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस, पूरी की पूरी ग्लोबल पीस के लिए, पूरी की पूरी ब्रह्मांड की पीस के लिए। अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड है, जो अभी चल रहा है, जो सिनेरियो है रिसोर्सेज डिप्लीशन का, रिसोर्सेज ऐसे कम हो रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से और कंट्रीज़ की वजह से, अगर ये कंटिन्यू रहा तो हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो अर्थ है, वो बहुत ही डेंजर में आ जाएगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही एसेंशियल है हमारी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं केवल इंसानों के लिए, जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं सभी के लिए। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस एक कंपोनेंट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, चलो देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है
वो डेवलपमेंट जो हो विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट को डैमेज ना किया जाए उसमें, ठीक है। और डेवलपमेंट जो हो रहा है प्रेजेंट में, उससे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी रिसोर्सेज सब हम ही यूटिलाइज़ किए ले रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखती हुई रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना और एनवायरनमेंट को हार्म ना करना, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुआ था, जून 1992 में, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो मेट किए। कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो, जो कहाँ है? ब्राज़ील में। पहली बार कोई इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए जो समिट था वॉज कन्वेंट फॉर वो किस लिए रखा गया था? जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी इन्वायरमेंट को लेकर, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एट दी ग्लोबल लेवल, पूरी के पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इसको देखा गया। अब जो लीडर्स, जो असेंबल्ड लीडर्स थे, जो गैदर्ड लीडर्स थे, उन्होंने साइन किया क्या? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका नाम याद रखना। उसके बाद रियो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि ये रियो दे जेनेरियो और समिट का हुआ था 1992 जून में, और कौन से डिक्लेरेशन साइन किया? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जो रियो कन्वेंशन था एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, वो क्या? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को बताता था। एंड अडोप्टेड एजेंडा 21, और उसने एजेंडा 21 अडोप्ट किया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, कि हम ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें 21st सेंचुरी में। अब एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है जो साइन किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में, एट द किसमें? अंकटाड में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, UNCED, जो कि हुआ कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसका एम था अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक एजेंडा था टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावर्टी को कम करने के लिए, डिसीज़ को कम करने के लिए, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू कॉमन इंटरेस्ट पर, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 का, वो था कि सभी लोकल गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए? शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि उनको खुद का एक ओन लोकल एजेंडा 21 क्या करना चाहिए? ड्रॉ करना चाहिए।